नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। रिटायरमेंट के बाद टेंशन फ्री पेंशन पाना चाहते हैं तो आपके पास है ढेरों विकल्प, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस की, यानी न्यू पेंशन सिस्टम, और साथ ही साथ एन्युटी प्लान्स की भी बात करेंगे। आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो अलग अलग प्लान से मिल सकती है, लेकिन किन प्लान से रिटायरमेंट के पहले भी आप पेंशन पा सकते हैं, इस पर भी करने वाले हैं चर्चा। दो खास मेहमान हमारे साथ आज है, उनका परिचय करा दे। मृन अग्रवाल, फाउंडर फिनसेफ, और पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ हैं। मृन और पूनम, आप दोनों का बहुत स्वागत हम करते हैं मनी गुरु में। और बहुत ही ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि डेफिनेटली हर कोई तो चाहता ही है कि रिटायरमेंट के लिए हमने पूंजी तो पूरी इकट्ठा कर ली, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा बेनिफिट हमें मिले, उम्र भर की पेंशन आगे मिले। इनफैक्ट मैं सबसे वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट्स जिसके बारे में हर कोई जानता है, एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, उससे शुरुआत करती हूँ। और मैं मृन आपसे जानना चाहती हूँ, एनपीएस ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ भी देता है, इक्विटी लिंक्ड है, तो आपको इससे रिटर्न भी मिलता है। तो एनपीएस की ऐसी क्या खासियत है जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये एक वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्ट्स बनता जा रहा है? So good evening, Swati, and thank you for having me on the show. हाँ, के लिए एनपीएस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कि आपने कहा कि इसमें ऑफ कोर्स इक्विटी है, इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको पेंशन भी मिलता है। तो सबसे पहले जो मेरे को चीज अच्छी लगती है एनपीएस के बारे में, वो ये है कि इसमें आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इट मेक्स यू वेरी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि इसमें लॉक इन है जब तक आप 60 साल के हैं। उसके पहले थोड़ा मुश्किल है विड्रॉ करना। उसके पहले ऐसा नहीं है कि नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, बट इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। आपको इक्विटी का ऑप्शन है, आपको बॉन्ड्स का ऑप्शन है, और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस में जाना है, तो इसमें एक ऑटो ऑप्शन भी है, जिसमें आपके एज के हिसाब से इक्विटीज और बॉन्ड में निवेश किया जाएगा। अच्छा, इसकी एक और बहुत खासियत ये है कि ये सारे जो पेंशन स्कीम्स हैं उसमें ये सबसे लो कॉस्ट स्कीम है, क्योंकि इसका कॉस्ट है 0.01%, जो कि मतलब ऑलमोस्ट नील कॉस्ट है। तो दैट्स अनदर थिंग दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स। एक और जो बहुत अच्छी चीज इसके बारे में है, वो ये है कि जब ये मेच्योरिटी होती है, उसमें आपको 60% आपको लमसम टैक्स फ्री आता है, एंड 40% गेट्स इनटू अ पेंशन स्कीम। एंड इसमें भी अलग अलग टाइप की पेंशन स्कीम्स अवेलेबल हैं। जैसे आपके लाइफ टाइम में आपको मिलेगी पेंशन, फिर उसके बाद में आपके स्पाउस को या आपके बच्चों को। तो इसमें भी बहुत टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो इन सब वजहों से low cost, equity linked returns, 60% lump sum, and basically it's locked in, जिसकी वजह से आप निकाल नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आप पैसे को वहां छोड़ रहे हैं ताकि वो बढ़े। तो इस वजह से आई फील कि एनपीएस एक बहुत अच्छा स्कीम है। ओके, तो एनपीएस की हिमायती मृन हमारे साथ हैं। और पूनम, आपका क्या ख्याल है? जब हम पेंशन प्लान्स की बात करते हैं, एनपीएस को तो बहुत पॉपुलरली लोग जानते ही हैं, लेकिन आपके ख्याल में पेंशन, टेंशन फ्री पेंशन चाहिए तो आपकी पसंद क्या है? कविता, जैसे स्वाति, जैसे मृन ने बताया कि एनपीएस एक बहुत बेहतर विकल्प है। तो एनपीएस इज अ कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, यानी आप अपने कमाई के वर्षों में हर साल दर साल उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपका पैसा आपकी चाहत के अनुसार इक्विटी या डेट, यानी जो भी आपका जोखिम उठाने की क्षमता है, उस हिसाब से आप चुनाव करके एक मुश्त रकम इकट्ठी करते हैं जिस दिन आप रिटायर होते हैं, और वहां से आपको पेंशन आनी शुरू होती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। जब आप शुरुआती दिनों से, कमाई के शुरुआती दिनों के से ही एक रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर देते हैं, चाहे वो छोटी अमाउंट से क्यों ना हो, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी है। तो आप हर तरीके से इसमें ये करते हैं, बेनिफिट पाते हैं।
और जो लोग 60 साल के हो चुके हैं, जिनके पास एक मुश्त रकम आ रही है और इनकम बन फंड्स का जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, उसे पार्क करके भी पेंशन का एक विकल्प करना चाहिए, ताकि आप निष्फिक्र होके आपकी रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो उससे चल सके। तो वो जो स्पेसिफिक पेंशन प्लान्स होते हैं वो आप 60 साल से पहले भी चुनाव कर सकते हैं, 40 साल के बाद कभी भी आप रिटायरमेंट प्लान्स के तहत पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं। बट वो बहुत हाईली रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप जल्दी शुरू करते हैं पेंशन प्लान में एक मुश्त पैसा डालना, तो आपका पैसा एक कंजर्वेटिव रिटर्न के लिए लॉक हो जाता है। यानी पेंशन के जो भी रिटर्न्स होते हैं अगर वो यूलिप नहीं है तो कंजर्वेटिव रिटर्न आएंगे, और अगर आप 40 साल के हैं तो 60 साल तक आपका पैसा अगर इक्विटी में रहा तो काफी अच्छा फायदा दे सकता है एज अगेंस्ट पार्क्ड इन पेंशन प्लान। तो विकल्प तो बहुत सारे हैं रिटायरमेंट के पहले भी रिटायरमेंट शुरू करना, बट रिकमेंडेड यही होता है कि जब आप कमाई कर रहे हैं तब आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जैसे कि एनपीएस है उसमें करें, और बाद में एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान में डालें जैसे कि पेंशन प्लान्स होते हैं जिसमें डेफर्ड भी होते हैं और इमीडिएट पेंशन प्लान्स भी होते हैं। यानी आज आपने पैसा डाला तो अगले ही महीने से पेंशन आनी शुरू हो जाती है। या आप डेफरमेंट चूज कर सकते हैं कि आप 60 साल में रिटायर हो रहे पर आपको लगता है कि अगले 2 या 3 साल तक मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी इस पेंशन की, तो आप डेफर्ड पेंशन प्लान भी चूज कर सकते हैं। तो विकल्प बहुत सारे हमारे पास, आपको चूज करना होगा कि आपके लिए कौन सा सही है, क्योंकि पेंशन जो आती है वो ट्रीट की जाती है एज अ सैलरी फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो उस पर आपको टैक्स भी भरना होता है। तो रिटायरमेंट के टाइम इनकम कम हो जाती है तो कहीं से भी अगर इनकम आती है तो टैक्स का हम उसमें बंदोबस्त कर सकते हैं। बट अगर आपके इनकम के दौरान आती है तो आपको वो आपकी इनकम और बढ़ाती है और टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती है। तो ये सब देखते हुए पेंशन प्लानिंग बहुत बारीकी से करनी चाहिए। ओके, तो पेंशन प्लान के कई विकल्प, एनपीएस है, एन्युटी प्लान्स की हम बात कर रहे हैं। 2 तरह की एन्युटी होती है, इमीडिएट और डेफर्ड एन्युटी। इस पर थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करें उससे पहले मृन आपके पास आना जरूरी है। आपने कहा कि एनपीएस में 2 चॉइस मिलते हैं, ऑटो चॉइस होता है और एक एक्टिव चॉइस होता है। थोड़ा सा इन चॉइसेस के बारे में हमारे जो दर्शक है, निवेशक है, उनको अगर थोड़ा समझाएं, क्या है इन दोनों ही चॉइसेस के फायदे, किसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, इन विकल्पों के फायदे क्या है उनके लिए? तो सबसे पहले आपके पास एक्टिव चॉइस है। तो एक्टिव चॉइस में आप चूज कर सकते हैं कि इक्विटी में कितना निवेश होगा और बॉन्ड्स में कितना निवेश होगा। इसमें 2 तरीके के बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इक्विटी का जो निवेश है वो मैक्सिमम आप 75% लिमिट रख सकते हैं कि अप टू 75% विल गो इनटू इक्विटी। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी लोगों को बहुत मुश्किल होती है ये सोचने में कि कितना इक्विटी डालें। तो अगर आप ये सिचुएशन में हैं कि आपको मुश्किल हो रही है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, तो एक ऑटो चॉइस है जिसमें आपके एज के हिसाब से इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर द फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज एंड बॉन्ड्स। इसमें भी आपके लिए 3 ऑप्शन है, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन में जाना है। ऑब्वियसली एग्रेसिव मींस कि उसमें ज्यादा इक्विटी रहेगा, कंजर्वेटिव मींस उसमें कम इक्विटी रहेगा। अगर हम दोनों प्लान्स की तुलना करें, एक्टिव एंड ऑटो, आई विल सजेस्ट कि अगर आपका रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट एज है उसके लिए एटलीस्ट 10 साल है, तो आप बेझिझक होकर आप इक्विटी ऑप्शन में जाइए, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं और अगर हम स्टेटिस्टिकली भी देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में इक्विटीज गिव द बेस्ट रिटर्न। सर्टेनली बॉन्ड्स के मुकाबले इक्विटीज में आपको रिटर्न ज्यादा आएगा। एक और बात है कि जो ऑटो चॉइस होता है उसमें जो इक्विटी का एलोकेशन होता है वो कम होता जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर आप 75% से शुरू कर रहे हैं, बाय द टाइम यू आर 50, in the active choice there will still be 75% allocation to equity, but in auto choice अगर हम aggressive option भी लेते हैं तो उसमें बस 20% equity में रहेगा। So मेरे ख्याल से अगर if you have 10 years to go for retirement, आप active equity choose कीजिए, क्योंकि इसमें the possibility of building a higher retirement corpus is much better
क्योंकि आपका इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन है। ओके और पेंशन प्लान्स में एनपीएस पे तो हमने ऑटो और एक्टिव चॉइस के विकल्प के बारे में समझ लिया। पूनम आपसे जानेंगे जो दो तरह की एन्युटी होती है जिसके बारे में आपने बताया, इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी, इन दोनों को विकल्प के तौर पर किसी को चूज करना है तो कैसे निवेशक के लिए कैसी एन्युटी सही रहती है? इसमें आप मोड ऑफ पेंशन चूज कर सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली। और साथ ही बहुत सारे विकल्प है, जैसे कि आपको किसी के पीछे नॉमिनी नहीं है और वो नहीं चाहते कि जो उन्होंने एक मुश्त पैसा डाला है वो किसी के पास जाने जैसी जगह हो, तो ऐसे में लाइफ टाइम एन्युटी का ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें नॉमिनी या स्पाउस किसी को कुछ मिलता नहीं जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है, उसे बहुत अच्छी रकम की, यानी आज के दिन ये पेंशन अगर ये विकल्प अगर चूज करेंगे तो पॉलिसी होल्डर को 12 से 13% भी रिटर्न मिल सकते हैं, मगर जो एक मुश्त पैसा दिया है वो वापस नहीं मिलता। उसके बाद लाइफ टाइम एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ले सकते हैं, लाइफ टाइम एन्युटी विद annuity to spouse after the policy holder और with return of purchase price भी अवेलेबल है। लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी में स्पेसिफाइड टर्म्स ले सकते हैं कि 5 या 10 या 15 साल तक हमें ज्यादा एन्युटी चाहिए, उसके बाद कम चाहिए, पेएबल फॉर लाइफ, वो भी ले सकते हैं। फिर जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ती है और इन्फ्लेशन के साथ खर्च बढ़ते हैं तो उस हिसाब से उसको मद्देनजर रखते हुए 3% से बढ़ती हुई एन्युटी भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है पॉलिसी होल्डर को जो उन्हें चूज करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ बाइंग द एन्युटी। तो इसमें भी बहुत सारे विकल्प अवेलेबल है। ओके चलिए, तो ये हमने एन्युटी और पेंशन प्लान्स के बारे में, एनपीएस के बारे में समझा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। यश हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं क्या ये जानना चाहते हैं। यश पटेल साहब अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। यश, आपका बहुत स्वागत करते हैं और आप अपनी पहली सैलरी से निवेश की प्लानिंग करें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं और थोड़ा सा अपना प्लान बताइए, आप कैसे शुरुआत करना चाहते हैं? जी, thank you very much. So basically, like, I am starting my first job right now as a software developer, and I wish to like कैसे investment करें, in what plans. So my in-hand monthly would be like greater than 80,000 per month. So I want to know like in what sector should I invest, also to save tax as well as build wealth. Okay. सो अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ आप चाहते हैं अपनी अराउंड 80,000 की सैलरी से इन्वेस्ट करना, राइट? करेक्ट करेक्ट। वंडरफुल। ओके, मृन, मैं आपसे जानना चाहूंगी यश की शुरुआत बहुत बेहतरीन है, पहली सैलरी से पहला निवेश, ये तो हम कहते ही आ रहे हैं। अब ये चाहते हैं एक वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करना। डेफिनेटली इनकी लाइफ में और भी गोल्स जुड़ेंगे। फिलहाल जो इनका लक्ष्य है उसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? तो सबसे पहले तो यश, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब एंड कंग्रेचुलेशंस इसलिए भी कि आप इमीडिएटली सोच रहे हैं निवेश करने के लिए, ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप थोड़े बेसिक समझिए कि यू नो अपने आप से स्टॉक्स चूज करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि आपने पूछा कौन से सेक्टर में हम निवेश करें। You know, in my experience, it's nice to invest in stocks. अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है, बट ऑनेस्टली इतने सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से क्या चूज करें, कब तक इन्वेस्ट करें, कब बेचें, उसको बहुत मुश्किल है ये जानना। तो सबसे बेहतर चीज होगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए। अच्छा, अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि यू हैव टू होल्ड फॉर मिनिमम ऑफ 5 to 7 year पीरियड। ऐसा नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट करेंगे और 2-3 साल में ही आपके पैसे बढ़ जाएंगे, हो सकता है, बट दूसरा ऑपोजिट ऑल्सो कैन बी ट्रू। जो आपको टैक्स बचाना है, तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो सेक्शन 80C के लिए ELSS की स्कीम्स काफी हैं, उसमें आप DSP की स्कीम देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये रेकमेंड करूंगी कि यू आर यंग राइट नाउ, आई थिंक you should look at taking exposure in different market capitalization. So I think you should look at mid cap for sure. I think you should look at flexi cap also. और आप एक इंडेक्स फंड भी चूज कीजिए। So मेरे ख्याल से आप एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 4 फंड हों, एक इंडेक्स फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है,
और एक ELSS फंड है। ये 4 से आप शुरू कर सकते हैं और आप देखिए कि ये कैसे बढ़ते हैं, इससे सीखिए आपका क्या एक्सपीरियंस है। मिड कैप का फंड ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, बट उसकी वजह से आप एग्जिट मत कीजिएगा। ओके तो यश, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके शुरुआती निवेश के दिनों के लिए कुछ रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आई हैं। आप अपने लक्ष्य के हिसाब से अपने इस निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अगले कॉलर से बात करें, उत्तर प्रदेश से आयुष गर्ग इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। आयुष, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। और 28 साल की उम्र में आप 4 फंड में 4000 की SIP कर रहे हैं, जैसा आपने अपने निवेश में हमें बताया था, क्वेश्चन में बताया था। क्या चाहते हैं अपनी इस फाइनेंशियल प्लानिंग से? हाय मैम। मैम एक्चुअली मैंने जस्ट आपका शो देखता हूँ मैं, तो बाकी मैं खुद की भी रिसर्च करता हूँ थोड़ा। तो मैंने 4 फंड सेलेक्ट करे हैं। लॉन्ग टर्म मेरा इन्वेस्टमेंट गोल है अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स एंड 1000 की SIP है मेरी। एक्सिस का डायरेक्ट फंड है, स्मॉल कैप मिड कैप पराग पारिक का डायरेक्ट फंड है, फ्लेक्सी कैप एंड एक लार्ज कैप HDFC सेंसेक्स। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि 1000 की SIP अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो हाउ मच कॉर्पस आई कैन बिल्ड? ओके, कोई पर्टिकुलर लक्ष्य नहीं है आपका? 25 साल के बाद किस लिए इकट्ठा करना चाह रहे हैं? 1 CR प्लस। ओके, चलिए आप कोई, मैं आपसे आपकी गोल पूछ रही थी, किस गोल के लिए 1 करोड़ चाहिए आपको? आफ्टर रिटायरमेंट, लाइक आफ्टर 25 ईयर्स। ओके, चलिए थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और आ जाएगी जैसे जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ेंगे। पर पूनम, मैं आपसे जानूंगी, एक और 20s में हमारे निवेशक जो कि 1000 की SIP कर रहे हैं, 20 साल में या 25 साल में 1 करोड़ का इनका प्लान है, काफी है इनका ये निवेश अभी? देखिए स्वाति, हम हमेशा जब SIP की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। और मुझे ये देख के और ये सब जो क्वेरीज आती है वो देख के आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ आपके अच्छे शो के माध्यम से यंग बच्चे बहुत अच्छी तरीके से निवेश की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अब 28 साल में अगर आप शुरुआत कर देंगे तो डेफिनेटली आपके रिटायरमेंट गोल्स अच्छी तरह से अचीव होंगे। महज 4000 की SIP में अगर हम अगले 25 साल में 15% भी मार्केट का रिटर्न का प्रोजेक्शन करें तो आराम से ये 1 करोड़ कमा सकते हैं। और अगर 20 साल में देखें तो 60 से 65 लाख तक ये अचीव कर सकते हैं 4000 से। और मुझे लगता है अभी तो इनकी करियर शुरू हुआ है। अगर 4000 अभी कर रहे हैं तो धीरे धीरे डेफिनेटली जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपको अपनी SIP बढ़ानी चाहिए, बिकॉज रिटायरमेंट ही एक गोल नहीं होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, और दूसरे जो गोल आते जाएंगे उनके लिए भी आपको प्रोविजन करना चाहिए। और जो इनका EPF में सैलरी से डिडक्ट हो रहा है उससे भी एक अच्छा खासा कॉर्पस बनेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और जहां तक मैं समझती हूँ अभी 28 साल के हैं और 25 साल बाद देख रहे हैं तो ये अर्ली रिटायरमेंट सोच रहे हैं। पर जैसे आपने ठीक कहा स्वाति, जैसे जैसे एज बढ़ती है और लायबिलिटीज आती है और फैमिली साइज बढ़ती है तो गोल्स में भी बदलाव होता है, इसलिए टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहे अपने इन्वेस्टमेंट्स। और इनका जो पोर्टफोलियो है उसके लिए मैं चाहूंगी कि ये फंड हाउसेस में भी डिवर्सिफाई करें। एक्सिस स्मॉल कैप की जगह आप SBI स्मॉल कैप ले लें और बाकी के फंड्स को एज इट इज चालू रखें। और हाँ, जो इन्होंने इंडेक्स फंड HDFC का इंडेक्स फंड चूज कर रखा है, एक पैसिव लार्ज कैप फंड है, इसको आप इससे हटके आप एक एक्टिवली मैनेज भी फंड चूज कर सकते हैं, बिकॉज आपका टाइम होराइजन लंबा है, इसमें रिस्क मिटिगेट होती है। तो आप ICICI ब्लू चिप का चुनाव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, रमा जी अमृतसर से हमारे साथ है। बहुत स्वागत करते हैं आपका। आप 47 साल के हैं जैसा आप अपने मेल में लिख रहे थे, और 8 फंड में कुछ 15,500 की SIP आप कर रहे हैं और कुछ एकमुश्त निवेश भी है आपका। बताएंगे आप क्या जो गोल है, फाइनेंशियल गोल क्या है? एक्चुअली रिटायरमेंट गोल है, सिर्फ रिटायरमेंट के लिए। ओके, तो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए अराउंड 13 साल में आप कह रहे थे 5 करोड़ रुपए आपको चाहिए। यस मैम। ओके, चलिए मैं आप सीधे क्विकली मैं आपके सवाल पर राय ले लेती हूँ। मृन, आपसे मैं जानूंगी 8 फंड में 15,500 के SIP, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 45,000 का एकमुश्त निवेश भी है और निपॉन इंडिया टैक्स सेवर में 30,000 का एकमुश्त निवेश भी है, और बाकी डिटेल्स आपके पास हैं। 13 साल में 5 करोड़ ये इकट्ठा कर पाएंगे इस
करंट अपने इस निवेश से? थोड़ी मुश्किल है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए एक चीज जो हमें बहुत इम्पोर्टेंटली जो हम भूल जाते हैं कभी कभी, वो ये है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन। सो जो आपके 5 करोड़ अभी आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं, वो 13 साल बाद 5 करोड़ नहीं रहेंगे, वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअली उस हिसाब से यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज प्लस पर मंथ। आपके गोल के हिसाब से आपको काफी निवेश करना है। जो आप कर रहे हैं, जो मैंने रिटर्न्स लिए हैं वो मैंने 12% के हिसाब से लिए हैं। अगर हम आपके फंड्स देखते हैं तो काफी ज्यादा फंड्स हैं, 8 फंड्स। आई फील कि सिंस आपका 13 साल का टाइम पीरियड है, जो वो ब्लू चिप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, उनमें से निकलकर आपने जो आपके पास जो स्मॉल कैप या जो मिड कैप फंड्स हैं, उसमें आप निवेश कीजिए, बिकॉज उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिटर्न्स इज मच हायर। सो या तो आप, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी शायद 1-2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। नहीं तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि जो ब्लू चिप के जो आपके फंड्स हैं, वो आप निकाल कर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स जो आपके पास एग्जिस्टिंग है उसी में निवेश कीजिए। आपको नए फंड्स देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अपने मौजूदा एसआईपी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं रमा जी, तो प्लीज बढ़ाइए, क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा है और आपके टू अचीव दोज इयर्स, आपके जो साल है वो उस हिसाब से उतने ज्यादा नहीं है। एक और कॉलर है मुंबई से, हर्षिल दलाल इस वक्त हमारे साथ है। हर्षिल, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आप लगभग पिछले 6 साल से निवेश कर रहे हैं और अभी आप 28 साल के हैं और अच्छा खासा निवेश है आपका, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? मैम, मैंने निवेश शुरू किया था 15 जून 2015 से। हेलो। और मैम मैंने स्टार्टिंग में हाँ जी, हेलो, बताइए। मैंने स्टार्टिंग में स्मॉल कैप मिड कैप के लिए गया था और मेरा गोल है कम से कम मुझे 50 करोड़ रुपया बनाना है जब मेरी एज ऑफ 52 के आसपास। 50 करोड़ रुपए आपको चाहिए? एट द एज ऑफ माई एज ऑफ 52। ओके, मतलब अभी भी मेरे पास 25 साल है। ओके, और अभी मेरी 81,000 के एसआईपी तो आप कर रहे हैं? या मैम। ओके, अंडरस्टूड, मैं समझ गई। 28 आपने लिखा था। ओके, तमाम आपके जो फंड्स है उनकी लिस्ट है हमारे पास। पुनः मैं आपसे जानूंगी, अच्छा खासा इनको रकम चाहिए एट द एज ऑफ 52 ईयर्स, जैसा बता रहे हैं हर्षिल, और एसआईपी भी काफी अच्छी कर रहे हैं और इन्होंने काफी जल्दी शुरुआत भी की है। क्या फायदा मिलेगा इसका इन्हें? डेफिनेटली हमेशा ही एसआईपी में जितना लॉन्गर द पीरियड होगा उतना आपको कंपाउंडिंग और एवरेजिंग का फायदा होगा। हर्षिल की उम्र इस वक्त 28 साल है और वो अगले 25 साल में 50 करोड़ चाहते हैं विद 81,000 रुपीज पर मंथ। तो शायद इस गोल के लिए अमाउंट कम होगी। आप 81,000 से अगर कंटिन्यू यही अमाउंट रखते हैं तो करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की रकम बना सकते हैं। मगर थोड़ा इनके जो पोर्टफोलियो में चेंजेस करने होंगे और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप अगर अपनी 10% से भी एसआईपी हर साल बढ़ाएंगे तो आप अपने गोल के लिए आराम से पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका जो पूरा पोर्टफोलियो 81,000 का, उसमें से 31,000 पूरा का पूरा लार्ज कैप के अंदर जा रहा है, प्योर लार्ज कैप फंड्स में, और साथ ही जो फ्लेक्सी कैप फंड्स आपने चुने हैं उसमें भी एक लार्ज कैप का पोर्शन होता है। तो मुझे लगता है कि आपका मोर देन 60% पोर्टफोलियो तो सिर्फ लार्ज कैप की तरफ है, और जबकि आपका होराइजन बहुत लंबा है। तो इसमें थोड़ा आप चेंजेस करिए, सिर्फ एक ही लार्ज कैप चालू रखिए, उसकी बजाय प्योर मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए, जैसे एक्सिस मिड कैप या कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ताकि आप अग्रेसिवली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे आप अपना 10% से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है आराम से अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। 8 फंड्स इन्होंने चुने हैं जो 80,000 के लिए ठीक है नंबर ऑफ फंड्स, बट इनका डुप्लीकेशन हो रहा है कैटेगरीज का। 2 स्मॉल कैप, 3 लार्ज कैप और 2 फ्लेक्सी कैप हैं। तो इतनी बड़ी रकम के लिए आप अभी के लिए तो चालू रख सकते हैं, बट आगे बढ़ के और कैटेगरी इंक्लूड करें और रिव्यू करते रहे अपने पोर्टफोलियो को विद रेगुलर इंटरवल्स, विद टाइम।
हर्षल, ऑल द वेरी बेस्ट आपके इस निवेश की जर्नी के लिए। और धन्यवाद करेंगे मृन आपका और पूनम आपका भी हमारे साथ मनी गुरु में शामिल होने के लिए। मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाते जाते तरीका सवाल पूछने का आपको दिखाते जाते हैं। सवाल जरूर पूछे पूरे नाम और फोन नंबर के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।